कल्पना कीजिए, रात के 10 बज रहे हैं और अचानक फोन पर एक मैसेज चमकता है। ओह, सबसे डरावना समय होता है वो मैसेज आने का। बिल्कुल। ये आपके सबसे करीबी दोस्त का हो सकता है या शायद किसी खास रिश्तेदार का। मैसेज में लिखा है, भाई, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है, तुरंत 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दे। और साथ में वो लाइन भी होती है, अगले महीने पक्का लौटा दूंगा। हाँ, वो क्लासिक लाइन। अब आपके सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाता है। अगर आप पैसे देते हैं तो शायद वो पैसे कभी वापस ना आए, आपको अपनी ही कमाई के लिए गिड़गिड़ाना पड़े। सही बात है। और अगर आप मना करते हैं तो हमेशा के लिए वो रिश्ता टूट जाएगा। एक अजीब सा, मतलब एक अपराध बोध हमें घेर लेता है। देखिए, हम अक्सर इस भावनात्मक जाल में फंस जाते हैं क्योंकि हमें हमेशा से यही लगता है कि रिश्ते पैसों से बड़े होते हैं। एकदम सही। लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में हम इतिहास के सबसे महान रणनीतिकार आचार्य चाणक्य के उन विचारों पर बात करने वाले हैं जो इस पूरी सोच को जड़ से हिला देंगे। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। आज का हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि आचार्य चाणक्य के अनुसार धन कमाने और सबसे महत्वपूर्ण, उसे सुरक्षित रखने के असली नियम क्या हैं। बिल्कुल। और ये चर्चा सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान को समझने के बारे में है। हाँ, रिश्तों की कड़वी सच्चाई। रिश्तों की सच्चाई और उस मानसिकता को समझने के बारे में है जो एक इंसान को सफल या असफल बनाती है। चाणक्य की नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। मतलब तकनीक भले ही बदल गई हो, लेकिन इंसान का लालच, उसका डर और उसकी भावनाएं आज भी वैसी ही हैं। एकदम। इंसान का मूल स्वभाव कभी नहीं बदलता। तो मैं शुरुआत में ही चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त के बीच के उस संवाद का जिक्र करना चाहता हूं जो सच में दिमाग के तार झकझोर देता है। वो संपत्ति बांटने वाला संवाद। हाँ, चंद्रगुप्त पूछते हैं कि समाज में इतनी असमानता क्यों है। इस पर चाणक्य कहते हैं कि अगर आज इस दुनिया की सारी संपत्ति को इकट्ठा करके सभी लोगों में बिल्कुल बराबर बराबर बांट दिया जाए तो क्या होगा। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। चाणक्य कहते हैं कि कुछ ही सालों बाद दुनिया फिर से वैसी ही हो जाएगी। जो पहले अमीर थे वे फिर से अमीर हो जाएंगे और जो गरीब थे वे फिर से गरीब हो जाएंगे। क्या बात है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। इसे सुनकर मेरे दिमाग में तुरंत एक तस्वीर उभरी। मतलब ये कुछ वैसा ही है जैसे एक तरफ कोई इंसान चम्मच से गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहा हो और दूसरी तरफ कोई एक्सकेवेटर या जेसीबी का इस्तेमाल कर रहा हो। दोनों पसीना बहा रहे हैं, दोनों कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक केवल शारीरिक श्रम कर रहा है और दूसरा अपनी मानसिक शक्ति का सही उपयोग कर रहा है। ओहो, ये बहुत ही सटीक उपमा है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि केवल कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, लेकिन ये विचार उस मिथक को पूरी तरह तोड़ देता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो समझ आता है कि अमीरी और गरीबी असल में पैसे का होना या न होना नहीं है। तो फिर क्या है? ये पूरी तरह से व्यक्ति की बुद्धि और उसकी मानसिकता, मतलब माइंडसेट का खेल है। जो इंसान चम्मच से खुदाई कर रहा है वो शायद दिन रात काम करे, हाँ, ईमानदारी से अपना खून पसीना एक कर दे। बिल्कुल, लेकिन उसका परिणाम हमेशा सीमित ही रहेगा। संपत्ति का दोबारा उन्हीं लोगों के पास लौट जाना ये साबित करता है कि धन कोई संयोग नहीं है, ये एक निश्चित प्रक्रिया है। हाँ, जब तक कोई व्यक्ति उस एक्सकेवेटर को चलाना नहीं सीखता तब तक वो केवल मजदूरी ही करता रहेगा। यही बात हमें धन कमाने के उन बुनियादी नियमों की ओर ले जाती है, क्योंकि ये समझने के बाद कि केवल शारीरिक श्रम ही सब कुछ नहीं है, हमें ये जानना होगा कि फिर वो एक्सकेवेटर हासिल कैसे किया जाए। सही कहा। चाणक्य ने धन को आकर्षित करने वाले कुछ बहुत ही गहरे नियम बताए हैं। पहला नियम है अपनी अक्ल में निवेश करना, मतलब निरंतर सीखते रहना। ये सबसे जरूरी है। एक मजदूर दिन रात हथौड़ा मारता है, फिर भी वो आर्थिक तंगी में रहता है, क्योंकि वो अपने काम के तरीके को अपग्रेड नहीं करता, वो अपने दिमाग का विस्तार नहीं करता। और दूसरा नियम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दूसरा नियम ये है कि अवसर कभी किसी का दरवाजा खटखटाकर नहीं आते। तो फिर कैसे आते हैं? वे हमेशा मुसीबत या ताने का भेष बदल कर आते हैं। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर अवसर हमेशा समस्याओं या तानों का भेष बदल कर आते हैं तो हम उन्हें कैसे पहचानें? ये एक आम उलझन है। क्या ये किस्मत के साथ लुका छिपी खेलने जैसा नहीं हो गया, जहां हर समस्या में, हर ताने में ये खोजना पड़े कि क्या इसके पीछे कोई सुनहरा मौका छुपा है? ये तो मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला काम लगता है। देखिए, ये लुका छिपी नहीं है, बल्कि ये देखने के नजरिए का बदलाव है। और यहीं पर चाणक्य का तीसरा नियम आता है,
समय का अनुशासन। अच्छा, समय का अनुशासन कैसे मदद करता है? ये समझना बहुत जरूरी है कि अवसर उसी को दिखाई देते हैं जिसका अपने समय और अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण होता है। मतलब फोकस बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जो व्यक्ति अपना समय फालतू बातों, नकारात्मक लोगों या व्यर्थ की चिंताओं में बर्बाद कर रहा है, उसका दिमाग हमेशा एक सर्वाइवल मोड में रहता है। हाँ, वो इतना उलझा हुआ और थका हुआ होता है कि वो सामने खड़ी मुसीबत के पीछे छिपे अवसर को देख ही नहीं पाता। इसके पीछे सीधा सा मनोविज्ञान है। एक शांत और अनुशासित दिमाग ही बारीक चीजों का विश्लेषण कर सकता है। मतलब समय का अनुशासन वो लेंस है जो उस भेष को हटाकर अवसर का असली रूप दिखाता है। एकदम सही। समय पर नियंत्रण मतलब अपने दिमाग पर नियंत्रण। बहुत खूब। इसके बाद का जो चौथा नियम है वो तैयारी और संयम के बारे में है। चाणक्य का कहना है कि धन एक बहती हुई नदी की तरह है। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि धन आने के बाद इंसान की असली परीक्षा शुरू होती है। सच में? लोगों को तो लगता है कि पैसा आने से सारी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। असल में पैसा एक एम्पलीफायर है। वो सिर्फ ये दिखाता है कि इंसान अंदर से सच में कैसा है। अच्छा, इसे थोड़ा और समझाइए। अगर हम इस तैयारी वाले नियम को समझें तो ये ऐसा है जैसे किसी ऐसे इंसान को फॉर्मूला 1 रेसिंग कार की चाबी दे दी जाए जिसने जिंदगी भर केवल साइकिल चलाई हो। क्या होगा? अरे बाप रे, दुर्घटना निश्चित है। उसे उस गति और उस मशीन को संभालने का कोई अनुभव ही नहीं है। बिल्कुल। यही वजह है कि जब किसी की अचानक लॉटरी लग जाती है या एकदम से सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो अक्सर ऐसे लोग कुछ ही सालों में वापस कंगाल हो जाते हैं। हाँ, ऐसे कई किस्से हमने सुने हैं। अगर आदतें और चरित्र एक मजबूत बांध की तरह नहीं बनाए गए हैं तो धन की वो नदी सब कुछ बहा ले जाएगी। तो तैयारी का मतलब है खुद को उस आर्थिक जिम्मेदारी के लिए मानसिक रूप से योग्य बनाना। हाँ, क्या इंसान के अंदर लालच है या संतोष, अहंकार है या विनम्रता? धन इन सब को सतह पर ले आता है। और इसी तैयारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है 5वां नियम, अपनी संगति को चुनना। ये मेरा पसंदीदा नियम है। यह एक स्थापित मनोवैज्ञानिक सत्य है कि हम अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होते हैं। सही बात है। अगर आसपास नीच, आलसी और नकारात्मक लोग होंगे जो हर नई बात पर कहते हैं कि ये नहीं हो सकता या हम तो गरीब ही ठीक हैं, या फिर अमीर लोग तो बेईमान होते हैं, हाँ, तो इंसान की सोच भी वैसी ही छोटी हो जाएगी। वो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेगा क्योंकि उसका अवचेतन मन कभी भी सफलता के लिए तैयार ही नहीं होगा। एकदम सही। हमारी संगति हमारे विचारों का पोषण करती है। अगर बीज को बंजर जमीन में बोया जाए तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। तो धन कमाना, समय का प्रबंधन करना और खुद को उस धन के लायक बनाना, ये तो केवल आधी लड़ाई हुई। और बाकी की आधी लड़ाई? असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब आपने अपनी मेहनत से धन इकट्ठा कर लिया है और फिर अचानक, जैसा कि हमने शुरुआत में बात की, आपके रिश्तेदार या दोस्त उसे उधार मांगने आ जाते हैं। ये वो बिंदु है जहां बहुत से लोग मात खा जाते हैं। जो आर्थिक रूप से बेहद अनुशासित होते हैं वो भी यहाँ गलती कर बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ गणित काम नहीं आता, यहाँ भावनाएं हावी हो जाती हैं। इसे गहराई से समझने के लिए हमें पाटलिपुत्र के विष्णुदास की उस मार्मिक कहानी को देखना होगा। वो कहानी तो बहुत ही दुखद है। विष्णुदास एक साधारण व्यापारी था जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार के लिए पाई पाई जोड़ता था। एक दिन उसका एक दूर का रिश्तेदार उसके घर आया और फिर उसने वही पुराना भावनात्मक खेल खेला। हाँ, उसने रोते हुए बताया कि उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, परिवार भूखा मर रहा है और उसे तुरंत एक बड़ी रकम उधार चाहिए। और वादा किया कि अगली फसल कटते ही लौटा देगा। बिल्कुल। विष्णुदास एक भला इंसान था। वो भावनाओं में बह गया और उसने अपनी जिंदगी भर की सारी बचत उस रिश्तेदार के हाथ में रख दी। और जब पैसे वापस मांगने का समय आया तो क्या हुआ? वही हुआ जो अक्सर ऐसे मामलों में होता है। महीने बीते, साल बीत गए, लेकिन वो रिश्तेदार पैसे लेकर नहीं लौटा। ये तो होना ही था। जब विष्णुदास ने पता किया तो सच्चाई और भी कड़वी थी। उस रिश्तेदार ने कोई फसल नहीं बोई थी, बल्कि उसने विष्णुदास के खून पसीने की कमाई को अपने ऐशो आराम और व्यसनों में उड़ा दिया था। कितना भयानक है ये। इधर विष्णुदास का अपना परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया, बच्चे स्कूल नहीं जा सके। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, वो रिश्ता जिसे बचाने के लिए विष्णुदास ने अपनी जीवन भर की कमाई दांव पर लगा दी थी, वो रिश्ता भी हमेशा के लिए टूट गया। यही सबसे बड़ा सच है। आज के आधुनिक संदर्भ में देखें तो ये ठीक वैसा ही है जैसे वो भाई इमरजेंसी है पैसे ट्रांसफर कर दे वाला मैसेज। यहां बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है।
हम पैसे उधार इसलिए देते हैं क्योंकि हमें ना कहने से डर लगता है। हाँ, एक अजीब सा सामाजिक दबाव होता है। एक दबाव होता है कि अगर हमने मना किया तो सामने वाले को बुरा लगेगा या वो हमें स्वार्थी समझेगा। हम सोचते हैं कि पैसे देकर हम उस रिश्ते को बचा रहे हैं। लेकिन असलियत में क्या होता है? पैसे देने के बाद जब वो पैसे वापस नहीं आते, तब कड़वाहट शुरू होती है। सही बात है। और तब वो रिश्ता और भी भयानक तरीके से टूटता है। इसका कारण बहुत ही गहरा है। पैसा देने के बाद रिश्ते में एक मनोवैज्ञानिक असंतुलन आ जाता है। जब कोई उधार लेता है तो शुरू में वो आभारी होता है, लेकिन समय के साथ वो आभार बोझ में बदल जाता है ना? एकदम। मांगने वाला अक्सर कतराने लगता है, आंखें चुराने लगता है, और जिसने पैसा दिया है वो जब अपने ही पैसे वापस मांगता है तो उसे ऐसे महसूस कराया जाता है जैसे वो कोई अपराधी हो। बिल्कुल। सामने वाला कहता है, अरे दे दूंगा तुम्हारे पैसे, कोई भाग थोड़ी रहा हूं। उधार अक्सर रिश्तों को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। तो फिर इस जाल से बचा कैसे जाए? एक तरफ हमारी मेहनत की कमाई है और दूसरी तरफ हमारे अपने लोग। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम अपने पैसे भी बचा सकें और हमें वो अपराध बोध भी ना झेलना पड़े? बिल्कुल है। और यहीं पर आचार्य चाणक्य की वो कूटनीति सामने आती है, जो भावनाओं को किनारे रखकर बुद्धि से काम लेना सिखाती है। बिना किसी को दुख पहुंचाए? हाँ, बिना किसी को दुख पहुंचाए और बिना रिश्ते को तोड़े उधार मांगने वालों को संभालने के 5 अचूक तरीके हैं। अरे वाह, ये तरीके वाकई हर उस इंसान के लिए संजीवनी है जो ना नहीं कह पाता। तो पहला तरीका है समय की ढाल। चाणक्य कहते हैं कि जब भी कोई पैसे मांगे तो कभी भी तुरंत जवाब ना दें, कम से कम 24 घंटे का समय लें। ये थोड़ा मुश्किल नहीं है? तुरंत मना करना या टालना मुश्किल है लेकिन जरूरी है। इतिहास में एक जासूस और राजकुमार की कहानी का जिक्र आता है। एक बार एक व्यक्ति ने राजकुमार से आकर एक बड़ी रकम मांगी, यह कहकर कि उसकी जान खतरे में है। तो राजकुमार ने क्या किया? राजकुमार ने बिना सोचे समझे अपनी महानता दिखाने के लिए तुरंत पैसे दे दिए। बाद में पता चला कि वो व्यक्ति दुश्मन राज्य का जासूस था। ओहो। और उन पैसों का इस्तेमाल राजकुमार के ही राज्य के खिलाफ किया गया। मतलब जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमेशा नुकसान कराते हैं। बिल्कुल। अगर कोई पैसे मांगे तो बस इतना कहें कि मुझे अपना हिसाब किताब देखने दो, या मुझे अपने परिवार से बात करनी होगी, मैं तुम्हें कल तक बताता हूँ। और ये 24 घंटे का समय चमत्कारिक रूप से काम करता है। हाँ, मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह आपके दिमाग को फाइट और फ्लाइट वाले भावनात्मक मोड से निकालकर लॉजिकल मोड में ले आता है। और ये सामने वाले की असली नीयत को भी परख लेता है। बिल्कुल। अगर जरूरत झूठी होगी या वो इंसान सिर्फ फायदा उठाना चाह रहा होगा तो वो 24 घंटे इंतजार नहीं करेगा, वो किसी और शिकार के पास चला जाएगा। ये तो बहुत ही कारगर तरीका है। और मान लीजिए 24 घंटे बाद वो व्यक्ति वापस आ जाता है, तब क्या करें? तब इस्तेमाल करें दूसरा तरीका, सवालों का तीर। सवालों का तीर? हाँ, जब वो व्यक्ति वापस आए तो भावनाओं में बहे बिना सीधे पूछें कि तुम्हारा वापस करने का ठोस प्लान क्या है, पैसे कहाँ से आएंगे, क्या तुम किस्तों में दोगे या एक साथ। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब क्या हमें अपने ही दोस्तों या परिवार वालों के सामने एक बैंक मैनेजर की तरह बर्ताव करना चाहिए? मान लीजिए मेरे कोई चाचा हैं जिन्होंने मुझे बचपन में गोद में खिलाया है, क्या मैं उनसे ऐसे पूछताछ करूं? क्या ये सुनने में थोड़ा कठोर और संवेदनहीन नहीं लगता? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या स्पष्टता कठोरता है? चाणक्य के अनुसार ये कठोरता नहीं है, ये अपनी रक्षा है। मतलब अपनी मेहनत की कमाई को बचाने का हक है हमें। बिल्कुल। जब कोई आपसे आपकी खून पसीने की कमाई मांग रहा है तो आपको सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। सवाल वास्तव में झूठ को बेनकाब कर देते हैं। इसका कोई उदाहरण है क्या? इसे एक आधुनिक उदाहरण से समझते हैं। एक मौसी के भतीजे ने आकर रोते हुए कुछ पैसों की मांग की, ये कहकर कि उसे नया बिजनेस शुरू करना है। और मौसी ने दे दिए? और मौसी कठोर बनने के डर से चुप रहती तो दे देती। लेकिन जब मौसी ने प्यार से ही सही पर सवाल पूछे कि बिजनेस का मॉडल क्या है, पैसे वापस कैसे आएंगे, तो क्या हुआ? तो भतीजा हकलाने लगा, पसीने पसीने हो गया और खुद ही पीछे हट गया। क्या बात कर रहे? हाँ, बाद में पता चला कि वो उन पैसों को शेयर मार्केट के सट्टे में लगाने वाला था, जहां वो पहले ही अपना सब कुछ हार चुका था। अरे बाप रे। अगर नीयत साफ होगी तो इंसान सवालों के जवाब देगा। जो नाराज हो जाए, समझ लीजिए उसका इरादा ठीक नहीं था। ये तो वाकई आंखें खोलने वाला है। हम बुरे बनने के डर से खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन अगर किसी ने सवालों के जवाब भी दे दिए और कोई प्लान भी बता दिया, पर हमें अंदर से अभी भी भरोसा नहीं हो रहा हो, तब क्या करें? यहीं से तीसरा तरीका आता है, सुरक्षा या गारंटी मांगना।
चाणक्य इसे बंधक का नियम कहते थे। बंधक का नियम, ये कैसे काम करता है? एक बार चाणक्य की ही एक शिष्य में एक व्यापारी से एक बड़ी रकम उधार मांगी और कहा, मैं चाणक्य का शिष्य हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। व्यापारी दुविधा में पड़ गया। तो फिर चाणक्य ने क्या किया? तब चाणक्य ने खुद बीच में आकर कहा, भरोसा अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन व्यापार और लेन देन में प्रमाण हमेशा बेहतर होता है। उन्होंने शिष्य से कहा कि वो अपनी कोई कीमती वस्तु गिरवी रखे। यानी ट्रस्ट इज गुड बट प्रूफ इज बेटर। आज के संदर्भ में ये कोई पोस्टेटेड चेक हो सकता है या कोई जेवर या प्रॉपर्टी के कागज। एकदम सही। जो व्यक्ति वास्तव में साफ नियत के साथ उधार ले रहा है, जिसकी मजबूरी असली है और जिसे अपनी वापसी की योजना पर पूरा विश्वास है, उसे कोई गारंटी देने में हर्ज नहीं होगा। बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं होगी। जो व्यक्ति तुम मुझ पर शक कर रहे हो कहकर ड्रामा करे और नाराज होकर चला जाए, तो आपको खुश होना चाहिए। हाँ, क्योंकि आपने अभी अभी अपना पैसा डूबने से बचा लिया। क्या बात है। और चौथा तरीका जो मुझे